नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखपुर से वाराणसी के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया धन्यवाद। चुनाव हारे 402 प्रत्याशियों के साथ मायावती का मंथन। भतीजे आकाश को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कई दिग्गजों का कद घटेगा तो नए सिरे से तैयार करेंगी रणनीति। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली से टेम्पो की भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 5 लोग घायल। कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर मोड़ की घटना। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। आरोपी से चोरी की हुई बाइक और अवैध हथियार किए बरामद। कानपुर देहात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मासूम को अगवा कर हत्या के मामले का किया पर्दाफाश। गांव का ही आरोपी गिरफ्तार। नशे की हालत में दिया था वारदात को अंजाम। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ पहले दिन से ही एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को हवाई सेवा की सौगात दी है। लखनऊ से वर्चुअल तरीके से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से उनके साथ जुड़े थे। तो वहीं हवाई सेवा के शुरू होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी के लिए नई उड़ान आरंभ हुई। इस महत्वपूर्ण सेवा को आरंभ करने हेतु माननीय केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हृदय से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। उत्तर प्रदेश उनके इस संकल्प की पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहा है। आज वर्तमान में प्रदेश से देश के 75 गंतव्यों तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। आह्लादित करने वाला क्षण है जब उत्तर प्रदेश के कई शहर देश के विभिन्न गंतव्यों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी 2 महत्वपूर्ण शहरों का आपस में जुड़ाव, बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ाव हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं स्पाइस जेट की सीएमडी श्री अजय सिंह जी को भी इस महत्वपूर्ण सेवा को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो।
लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। 10 मार्च को हार मिलने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि वो अपनी रणनीति में बदलाव करेंगी और इसी को लेकर मायावती ने आज पार्टी पदाधिकारियों और चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। महज 1 सीट जीतने वाली बसपा राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय में हार की समीक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने के बाद बसपा को मात्र 1 सीट पर जीत मिली। इस बार के चुनाव में वोट प्रतिशत भी 13% पर आ गया। बसपा अपने सबसे बड़े जनाधार वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस स्तर पर आएगी, पार्टी ने यह सोचा नहीं था। और अब मायावती के नेतृत्व और उनके सलाहकारों रणनीतिकारों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। समीक्षकों और आलोचकों के निशाने पर बने रहने के बाद अब पार्टी के गिरे ग्राफ को लेकर मायावती की चिंता बढ़ गई है। इसको देखते हुए दावा किया जा रहा है कि मायावती कई दिग्गजों का कद पार्टी में घटा सकती है। और इतना ही नहीं, लगातार मिलने वाली शिकायतों के आधार पर कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि मायावती बूथ स्तर के नेताओं से फीडबैक ले रही हैं, जिसमें यह निकलकर सामने आया है कि बड़े नेताओं का उन्हें सहयोग नहीं मिला। जानकारों का भी कहना है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में सक्रिय कर सकती हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ही आकाश को सामने लाया जाना था, लेकिन उन्हें पंजाब और उत्तराखंड तक सीमित रखा गया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पर मौजूद है। जी दीपक, विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद न सिर्फ बसपा बल्कि कई पार्टियों की बातें पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, इसलिए हर कोई अपने रिवाइवल को लेकर अब आतुर है और इस कोशिश में वो लग भी चुके हैं। और शायद यही वजह है कि मायावती एक बार फिर से अपनी पार्टी को एक मंच पर, एक जाजम पर लाना चाहती है और जिन भी लोगों की वजह से पार्टी का ये हश्र हुआ है, उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और अपने भतीजे को भी आगे लाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ और अपडेट है? जी उमंग, बता दें जिस तरह से मायावती ने आज बैठक बुलाई है, ये समीक्षा बैठक थी। ये 2 सत्रों में बैठक बुलाई गई है। पहला सत्र सुबह 11 बजे से शुरुआत की गई थी और दूसरा सत्र लगभग 3 बजे की शुरुआत की जाएगी। और जिस तरह से बता दें 2022 में 403 विधानसभा सीटों पर मायावती को केवल 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई है, वो भी बलिया के रसड़ा विधानसभा से, जो विनय सिंह को जीत प्राप्त हुई है। और वहीं बात करें जिस तरह से इकाई कमेटी और जिला कमेटी, तमाम जो प्रदेश की कमेटियां थी, उसको भी आज भंग कर दिया गया। और इससे पहले भी जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो मायावती ने अपने प्रवक्ताओं को, जो राष्ट्रीय स्तर पर बात रखते थे, प्रदेश स्तर पर मायावती के कामों को बात रखते थे, उनको भी निष्कासित कर दिया गया था। और साथ ही साथ आज भी कई कड़े फैसले हो सकते हैं मायावती का। और बात की जाए जिस तरह से आजमगढ़ के मुबारकपुर से गुड्डू जमाली आते हैं, जो कि 2 बार के सीटिंग एमएलए थे, कुछ दिन पहले ही वो सपा में जाते हैं। सपा में उनको टिकट नहीं मिलता तो एआईएम से वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। आज फिर वो बैठक में शामिल हुए हैं और इसी दौरान मायावती ने घोषणा भी कर दी है कि वो गुड्डू जमाली इस बार आजमगढ़ के उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित होंगे। जी बिल्कुल दीपक, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से मायावती अब एकदम वापस से सक्रिय हो गई हैं, तो आगे क्या कुछ और देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से मायावती का जनाधार था, एक बड़ी पार्टी थी, विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती थी, तो कहीं ना कहीं ये अब डर सताने लगा है
कि आखिर क्या वजह थी, क्या कमियां थी, कहाँ कमी रह गई। 2022 में 403 विधानसभा सीटों में हम एक सीट पर ही सीमित रह गए, जो कि 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी मायावती ने, और 2012 में विपक्ष की भूमिका भी निभाई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से मायावती का वोट बैंक और जनाधार घट रहा है, तो इसको लेकर आज चिंतन और मंथन किया जा रहा है। इसी को लेकर एक समीक्षा बैठक की आयोजना किया गया, और इस दौरान जिले भर के और प्रदेश स्तर के जो भी लोग हैं उनको बुलाया गया है, और 403 प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। और साथ ही साथ आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, उनको पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हमने देखा भी कि यूपी चुनाव में जिस तरह से आकाश आनंद ने लगातार मेहनत की, जाकर प्रचार प्रसार किया प्रत्याशियों के लिए। और बात की जाए जिस तरह से सतीश मिश्रा की बात करें, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बार मायावती टारगेट पे लेंगी कि आखिर कहाँ हमारी कमी रह गई है, और 2022 में हम किस तरह से, इससे पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई, पूरी तरह से समीक्षा बैठक है। इसमें पदाधिकारियों की भी राय ली जाएगी और उन तमाम नेताओं की भी शिकायतें सुनी जाएंगी जहां पर संगठन ने उनका साथ नहीं दिया। हर तरीके से बात रखी जाएगी, क्योंकि मायावती ने इसीलिए आज समीक्षा बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव में शाहजहांपुर जनपद के अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता को अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय प्रधान संगठन के दर्जनों पदाधिकारियों ने भाजपा से एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता को जनपद से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाने का आश्वासन दिया और साथ ही साथ अपना समर्थन भी दिया। और जिले की टीम, उनसे प्रत्याशी जी का परिचय हो जाए और हम लोग एकजुटता से उनको लड़ाएंगे। आज के इस मीटिंग में समर्थन किया गया है और प्रत्येक ब्लॉक का हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, जिले की टीम पूरी तन्मयता के साथ इनके कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ाएगी। और इसके पीछे कारण है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 दिसंबर को प्रधानों का मानदेय बढ़ाया, हमारी वित्तीय स्वीकृत की सीमा बढ़ाई। तो वही अयोध्या नगर निगम के प्रवर्तन दल ने, आपको बता दें कि चौक के रिफ्यूजी मार्केट में अचानक छापा मारा और लगभग दर्जनों दुकानों का चालान भी कर दिया। ये देखकर पूरे व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया। तो वहीं व्यापारियों की दुकान के सामने बने चबूतरे को भी तोड़ने की खबर पर सैकड़ों व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और लगभग आधे घंटे तक चौक का मुख्य मार्ग भी जाम कर दिया। इस मामले को बढ़ता देख पुलिस ने व्यापारियों को समझा बुझाकर रास्ते को सुचारू रूप से चालू करवाया। मामला यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए थे और ये चालान काटने वाले एक बैग आ गए, जिन्होंने तुरंत आके चालान काटना किया और हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। हजार रुपया चालान करने की रसीदें काट दिया और हम लोगों को कह दिया कि आगे आप लोग इस दुकानें इस तरीके नहीं लगाएंगे, जबकि दुकानें हम लोगों की अपने ढंग से लगी हुई थी। तो वही अयोध्या में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक विरोध मार्च निकालकर बालिका को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन आपको बता दें कि रोडवेज के पास भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया और ऐसे में नाराज कांग्रेसियों ने मासूम को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने उनका ज्ञापन लेते हुए उनको समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि अयोध्या धर्म की नगरी है, लेकिन एक मासूम बच्ची के साथ यहां अधर्म हुआ है। जब तक मासूम को न्याय नहीं मिल जाता, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आज उस बेटी के साथ दरिंदगी होने पे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति का बयान नहीं आया, कहीं भी किसी तरीके से उनके साथ नहीं खड़े हुए, दुख दर्द में नहीं शामिल हुए। आज हम कांग्रेस जन उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतर करके ज्ञापन दिया है और दरिंदगी होती है। तो बता दें कि कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय मासूम को अगवा करने का मामला सामने आया।
आपको बता दें कि करीब 4 दिन बाद उसका शव एक गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया और बताया कि आरोपी शराब के नशे में मासूम को उठा ले गया था, गन्ने के खेत में उसकी हत्या कर दी थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था 363 IPC के अंतर्गत। उस बच्चे की डेड बॉडी 17 तारीख को उसी गांव में गन्ने खेत में मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें जानकारी के लिए बता दें कि 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो वहीं आपको बताएं कि गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और SOG की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलहा भी बरामद किया गया। की सूचना पर गढ़ पुलिस व SOG टीम द्वारा पूर्व से वांछित व 25,000 की इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त चांद पुत्र इस्लामुद्दीन के पैर पे गोली लगी व एक बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेजा गया। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस व बिना नंबर प्लेट की गाड़ी मोटरसाइकिल बरामद की गई। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में चरखारी कोतवाल शशि कुमार पांडे को पुलिस कर्मियों द्वारा विदाई दी गई। आपको बता दें कि शशि कुमार पांडे बतौर थानाध्यक्ष चरखारी थाने में पिछले कई महीनों से तैनात थे, जिनका तबादला कर दिया गया। विदाई समारोह का आयोजन चरखारी कोतवाली में किया गया, जिसमें शशि कुमार पांडे के स्थान पर आए इंस्पेक्टर उमापति मिश्रा समेत कई पुलिसकर्मियों ने फूलमाला पहनाकर पांडे को विदाई दी। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो गया है। जी हां, विभाग द्वारा जारी पुरानी पेंशन लिस्ट से रिटायर्ड रेलवे कर्मी का नाम विभागीय अधिकारियों द्वारा जबरन काट दिया गया है, जिसके बाद रेलवे से रिटायर्ड हो चुके इस कर्मचारी द्वारा लगातार न्याय की मांग की जा रही है। कई मर्तबा विभाग के अफसरों से शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वहीं जालौन के उरई में दिन दहाड़े टप्पेबाजों ने सरेबाजार एक पोस्टमैन के बैग से 2 लाख रुपए पार कर लिए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। बता दें कि यह टप्पेबाजी की घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर चौराहे पर हुई, जब उरई के रहने वाले रविंद्र कुमार मिश्रा उपडाक खाने से 2 लाख रुपए की नकदी निकालकर घर जा रहे थे। घंटाघर के पास वो पहुंचे ही थे कि उसी दौरान पहले से पीछा कर रहे 2 युवकों ने पोस्टमैन के आगे गाड़ी लगा दी और बैग से 2 लाख की नकदी पार कर ली। करीब 8:45 बजे पैसा निकालने आए थे अपनी चालू खाता की किताब सेवन बैंक से। वहाँ से मैंने 2 लाख रुपए निकाला। 2 लाख रुपए निकाल के झोले में डाल के और चल दिए। हमारा छोटा भाई कुछ सामान लेने के लिए यहाँ घंटाघर पे आ गया, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने चलो हम भी आ रहे हैं। उसके बाद पीछे से 2 सज्जन आए, आवाज़ देते हुए बोले चलते चले जा रहे हो, जब से आवाज़ दिया जा रहा है कैसा ही साहब बुला रहे हो, मास्क वास्क नहीं लगा, चेकिंग चल रही है, क्या लिया झोले? मास्क झोले में पड़ा अभी लगाए लेने का, कोई बात नहीं, क्या लियो पहले कितना लिया? हम 2 लाख रुपये निकाल के आए पुल तक। देखा ठीक रुपये से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये आपको बता दें कि सरकार तो अस्पतालों की दशा सुधारने में लगी है, तो वहीं जिम्मेदार डॉक्टर समय से अस्पताल आने में भी शर्म महसूस करते हैं। बात करें बस्ती जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज की, तो यहाँ 10:15 तक कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहता। तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दूर दूर से आए मरीजों का तांता लगा रहता है। मरीज डॉक्टर का इंतजार करने के लिए मजबूर है। तो वहीं जब इसके बारे में सीएमओ से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन ही रिसीव नहीं हुआ। कोई डॉक्टर भी आया नहीं है। कितना देर से बैठी हैं आप? तो कोई डॉक्टर है मौके पे? ना।
कोई नहीं है। कितना दूर से आई हैं? कोई डॉक्टर है मौके पे? अभी कोई डॉक्टर नहीं आया। तो टाइम तो 10 बजे का है, डॉक्टरों का आना अभी तक नहीं आया, क्या कहेंगे इस पर? तो दिखाना है लड़की को, भी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद लखीमपुर जिले की आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा को मिली बम्पर जीत को लेकर उत्साहित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में टेलीविजन पर जब भी लखीमपुर का नाम आता था तो सबसे पहले लोगों को उनकी शक्ल याद आती थी। इसी बीच ऐसी परिस्थितियों में चुनाव थे। विधानसभा चुनाव में लखीमपुर की जनता ने सहयोग देकर विपक्षियों की भी हवा निकाली। लेकिन पूरे देश में और दुनिया में जहां जहां लोग इससे तो एक खबर लखीमपुर खीरी से ही है। आपको बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध खनन करते एक मशीन सहित 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। वाहनों को सीज कर खनन विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। जिले की तिकुनिया कोतवाली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।